हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक होगा। अभी तक हमने अपनी क्लासेस के जो स्टार्टिंग फेज है उसमें देखा कि हमें इतिहास के सिलेबस में यूपीएससी ने क्या क्या दिया है। फिर हमने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत हमने पहला जो टॉपिक लिया वो उन चीजों को लिया जहां से हम अपने इतिहास को जानने के लिए ये बात रखते हैं कि हाँ, ये हमारा इतिहास था। जिसमें हमने साहित्यिक और जो पुरातात्विक सोर्सेज हैं इंडिया के, उनके बिहार पे वो चीज देखी। फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाए जो कि सर्विसेज में पूछे गए हैं, हर स्टेट सर्विसेज में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस टॉपिक से हमने स्टार्ट किया है वहां से यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको अलग फॉर्म में पूछेगा, वो की होगा आर्ट एंड कल्चर में। यहां से अगर वो हिस्ट्री के रूप में पूछेगा तो वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा आर्ट एंड कल्चर में। तो आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम इस चीज को देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसका फायदा वहां पूर्णतः मिलेगा आपको। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है द स्टोन एज। अब स्टोन एज होता क्या है, इसको हम अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका नाम होगा पाषाण काल। अब पाषाण काल से ये सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा होगा, या स्टोन एज से भी हमें सीधे समझ में आ रहा होगा कि स्टोन एज से भी हमें यह सीधे समझ में आ रहा होगा कि यहां पर स्टोन का मतलब होता है क्या, पत्थर। अब पाषाण का भी मतलब एक तरीके से क्या है, पत्थर। अब यहां से आपकी हिंदी भी मजबूत होगी क्योंकि पर्यायवाची आपको सीधे सीधे मिल गया एक, कि पत्थर का मतलब होता है पाषाण। तो इसीलिए स्टोन एज हमारा वो पहला टॉपिक है जहां से हम इतिहास में एक एंट्री करते हैं। क्योंकि आज जिस कंडीशन में हम जो ये वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, माइक लगाए हुए हैं, घड़ी पहने हुए हैं, हाथ में लेके स्टाइलस पढ़ा रहे हैं, तो ये पहले नहीं था। ये सारी की सारी चीजें स्टार्टिंग में नहीं थी। आज जिन पत्थरों के मकान में हम रह रहे हैं उसमें पहले नहीं रहते थे। पहले खुले हुए आसमान के नीचे हम रहते थे। फिर बाद में वो एक कार्मिक जो हमारा बढ़ोतरी हुई उसके बिहाफ फिर गुफाओं में रहने लगे। फिर बाद में हमने उन गुफाओं को चेंज करके एक कुटिया सी बनाई, कुटिया बना के आज ये महल दुमहले बना रहे हैं। तो एक चरणबद्ध तरीके से हमने अपना विकास किया है। तो ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा टार्जन टाइप, ये इंसान हमारे ही पूर्वजों में से एक की किसी की फोटो होगी। हम भी पहले ऐसे ही दिखाई देते होंगे, जो कि आज छोटे छोटे बालों में दिखाई दे रहे हैं। पहले बाल कटवाने का कोई सिस्टम ही नहीं होगा, इसी तरीके से घूम रहे होंगे हम लोग। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों की लाइफ में जो चीजें घटित हुई हैं उसका क्या सीक्वेंस था, किस तरीके से हमने अपनी जिंदगी में आज जो संसाधन बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं। जो ये इसके हाथ में ये दिखाई दे रहा है, ये एकदम इसको नहीं मिल गया होगा। इसका भी एक प्रोसेस रहा होगा जिसके बाद ये इसने बनाया है। तो सबसे पहले ये चीज हमें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए इसके लोगों में जो आपका थंबनेल है उसमें ये चीजें क्यों दिखाई गई हैं, उनका मायने है। क्योंकि आग सबसे पहले वो नहीं जानता है कि आग भी कुछ चीज होती है। वो ये नहीं जानता है कि जो ये वस्त्र पहना हुआ है, जो ये छाल पहना हुआ है, ये भी कुछ चीज होती है, कहीं से ली जाएगी। उसे ये नहीं पता है कि जो ये बनाया है उसने पत्थर से, तो इससे भी हम कुछ यूज में ला सकेंगे। जब उसको जरूरत पड़ रही होगी तभी वो इस तरीके के संसाधनों का, इस तरीके के उपकरणों का आविष्कार करेगा। जब वो मांस का खाने का इच्छुक होगा, जब वो शिकार करेगा, तो किस चीज से शिकार करे ये उसको देखना होगा।
तो उस वक्त पर कोई भी मेटल नहीं है, वहां वो पत्थरों को इस तरीके से नुकीला बना लेगा कि उससे वो किसी भी जानवर का शिकार कर सके, और शिकार करने के बाद वो कच्चा खाएगा कुछ टाइम तक, लेकिन उसे जब टेस्ट नहीं आएगा तब वो आग का आविष्कार करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि फिर क्वेश्चन उठेगा कि सर उस टाइम तो माचिस हुआ ही नहीं करती थी, बारूद का हमें पता चलता है बाबर और नीचे जब साउथ इंडिया का युद्ध पड़ रहे होंगे उस टाइम पर, विजयनगर साम्राज्य जब पड़ रहे होंगे तब हमें दिखाई देता है कि बारूद का यूज हो रहा है। तो ये आग कैसे लग गई? तो इन्होंने उस मांस को पकाने के लिए किसी ना किसी तरीके से पत्थरों को जब आप रगड़ेंगे तो उस चंगारी से उन्होंने आग लगाई, तो यहां आग का आविष्कार होगा। तो ये चीज हमें बहुत क्लियर पता होनी चाहिए कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उस चीज का क्या यूज है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे और यहां से आप अगर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हमें मनोरंजन के नाम पे बहुत कम देते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनेंगे तो हमें मजा लेते हुए चीजें पढ़नी है और इसमें मजा लेना है। अब इसको स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं ये जो व्यक्ति विशेष है आपको जैसा बता रहा हूं कि इस पत्थर को पत्थर से ही काटेगा और उससे कुछ संसाधन बनाएगा। ये देखिए नुकीला, कितना नुकीला है ये कि किसी के मार दे तो उसका एकदम मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो ये ऐसे ही नहीं बना रहा है, ये अपने पेट के लिए बना रहा है जिससे कि ये भोजन प्राप्त कर सके और जीवन में उन चीजों का विकास करता हुआ जाएगा जिससे कि एक आने वाली पीढ़ी जो कि हम हैं, इसी का जो फ्यूचर वर्जन होगा वो हम और आप हैं। ये चीज आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी है। तो अपने पूर्वजों का जो इतिहास है वो हमें पता होना चाहिए। चलिए अब इस पोस्टर से, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सामने सामने कोई पिक्चर फॉर्म में चीजें देख रहे होते हैं तो उससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। अब यहां पे ये व्यक्ति जो है वो ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा काम कर रहा है इस गुफा के अंदर। कहां पे है ये? गुफा में। तो इससे ये पता चलता है कि लोग उस वक्त गुफा में रहा करते थे। अब ये जो बच्चा है ये कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जिससे इसके हाथों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो खा रहा है, कुछ पी रहा है। तो इसका मतलब कुछ खाने के ऐसे तत्व हुआ करते थे जो कि यहां देखिए ये जानवर की फॉर्म में दिखाई देगा और इसे काट काट के ये दूसरा व्यक्ति दे रहा है। तो इनका भोजन कृषि आधारित नहीं होगा, यहां से ये दिखाई देगा। और जब कृषि आधारित नहीं होगा तो ये टोटली मांस के ऊपर डिपेंड होंगे। उस टाइम कोई भी कृषि के साक्ष्य मिलेंगे नहीं। उस टाइम ये हमें पता चल रहा होगा कि हम जो खा रहे हैं वो हो सकता है फल के रूप में ऐसे ही खा लिया हो, लेकिन अगर भोजन के रूप में भोजन कहा जा रहा है तो वो मांस ही होगा। ये चीज हमें माननी होगी। ये देखिए ये लकड़ी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इन्होंने बाड़ बंदी की हुई है। इसका एक विकास रूप दिखाई देगा कि अब व्यक्ति बाड़ बना के रहने लग जाएगा। उसने अपनी लकड़ियों का जो वहां पेड़ पौधे हैं उनका यूज करके उसे ये समझ में आने लगेगा कि इस पेड़ पौधे की लकड़ियां जो सूख गई हैं उसको तोड़कर एक बाड़ बनाई जाए, वो दिखाई देगा। फिर ये जो व्यक्ति, ये देखिए काला पीला इस तरीके के जो कलर्स वगैरह हैं उससे ये दीवारों पे, भित्तियों पे, गुफाओं के अंदर ये व्यक्ति और ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये सारे के सारे ये चित्र बना रहे होंगे। ये जानवर की फॉर्म में चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको दीवारों पे, जो कि भीमबेटका में दिखाई देगा। ये सारी की सारी चीजें आपको
पिक्चर फॉर्म में इसलिए मैंने बताई क्योंकि ये इसका एक क्रमबद्ध तरीका है। यहां ये जमीन पे बना रहा है, गुफा के अंदर रह रहा है, यहां पे ये देखिए एक पोस्टर बना रहा है दीवारों पे, कोई कागज पत्रा नहीं है। और इसीलिए भीमबेटका की गुफाएं सबसे ज्यादा पुराने होने का, प्राग ऐतिहासिक काल होने का वो दावा करती हैं, क्योंकि वहां पर जो साक्ष्य मिलते हैं वो इसी टाइम पीरियड के दिखाई देते हैं। वहां हिरन की फॉर्म में एक जानवर दिखाई दे रहा होगा जिसके सिर पर, क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश में हिरन बहुत दिखाई दे रहा है, और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो उसी एरिया में दिखाई दे रही हैं। तो इसी वजह से इस चित्र में ये दिखाई देगा कि उस टाइम पे एक जानवर हुआ करता था जिस पर इस तरीके के सिंग हुआ करते थे, और वो आज की फॉर्म में जिसे हम हिरन कह रहे हैं। ये लोग तो नहीं जानते कि इसको हिरन कहते हैं। ये अगर जानते होते तो इसका नाम हिरन बोल दिया होता, और उस वक्त अगर बोला भी होता तो इस तरीके की लिपि नहीं पता थी हमें। ये लिपि तो हमें अब जाके पता चली है, जिसको हम हिंदी कह रहे हैं, देवनागरी लिपि कह रहे हैं। तो लिपियों का अभाव था, इसी वजह से वो चित्रकारी कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हम बहुत अच्छे से अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, अपनी चीजों को सीख सकते हैं। ये हर टीचर आपको समझाएगा, हर टीचर आपको बताएगा कि इस तरीके से पाषाण काल में हुआ करता था, लेकिन आपको उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आपको याद हो जाता है। अगर क्लास धीरे चल रही है तो आप उसको तेज कर सकते हैं, अगर क्लास तेज चल रही है तो उसको धीरे कर सकते हैं। लेकिन अगर चीज हमें क्लास में समझ ही नहीं आ रही है तो उसको तेज या धीरे करने से मतलब ही नहीं है। तो आप चीजों को समझिए कि किस तरीके से हम अपने पास्ट में हुआ करते थे। अब स्टार्ट करें अपना टॉपिक, तो हमारे टॉपिक की हेडलाइन होगी पुरा पाषाण काल। इसको अपनी नोटबुक में कॉपी करें, स्टार्ट करते हैं फिर। तो पुरा पाषाण काल ये ठीक है। इसी को अंग्रेजी में अगर हम बोलें तो उसको बोलते हैं पैलेओलिथिक। ठीक है, क्योंकि ये शब्द मैंने यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि कई दफा हम ये करते हैं कि हम हिंदी में ही पढ़ लेते हैं और उसको इंग्लिश में पढ़ते ही नहीं। और कई एग्जाम्स में ये इंग्लिश वाला ही देवनागरी लिपि में चेंज करके दे देगा, वो इसी को हिंदी में बदल के दे देगा। तो ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। तो प्राग ऐतिहासिक युग में वह समय है जब मानव पत्थरों के औजार, औजार मतलब जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा होगा, वो सबसे पहले आरंभ किया। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। अब ये जो डेट है, इस डेट पर कोई व्यक्ति था नहीं। जब कोई व्यक्ति ही नहीं था तो ये सारी की सारी डेटें क्या हो जाती हैं, अनुमानित हो जाती हैं, क्योंकि ये डेट कई जगह अलग अलग मिल सकती है, इसीलिए इस डेट का कोई दावा नहीं है। जब डेट का दावा नहीं है तो मैं भी उस डेट पर दावा नहीं करूंगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। ये मेरी तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मैंने अपनी तरफ से लिखाई हो। इतिहास के साथ छेड़खानी करने की इतनी हिम्मत नहीं है मेरी। तो ये सारे पॉइंट्स वहां दिए गए हैं, तो ये डेट वहां के ही हिसाब से। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का आरंभ हुआ, जब मानव ने खेती करना स्टार्ट किया। मैंने आपको उस पिक्चर में बताया कि उस वक्त जो मानव है, जिसको हम मानव कह रहे हैं, वो खेती करता ही नहीं है। और जब खेती नहीं करता तो कुछ ना कुछ तो खाएगा।
और वो खाएगा मांस, फल जो कि प्राकृतिक रूप से उसे मिल जा रहे हैं, बिना किसी समझ के वो खा ले रहा है। लेकिन मध्य पाषाण काल में उसे एक चीज समझ में आएगी कि खेती भी कुछ चीज होती है, और खेती कहां से स्टार्ट होगी? मध्य पाषाण काल से। तो आपसे कोई पूछे कि खेती का स्टार्टिंग कहां से है, तो वो मध्य पाषाण काल से है। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश, जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको मैपिंग बहुत आना जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी के टोटली बेस्ड होने का तरीका मैप है, उसी तरीके से हिस्ट्री का भी मैप ही है। अगर हम सातवाहन का बोल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सातवाहन का कहां पे साम्राज्य था। अगर हम चालुक्य बोल रहे हैं तो चालुक्य कहां पे थे। उसी तरीके से जब हम बोल रहे हैं कि पूरा पाषाण काल के अवशेष कहां से मिलते हैं, तो वो आंध्र प्रदेश से दिखाई दे रहे हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश कहां पे है, तो ये चीज हमें बहुत क्लियर दिखाई देनी चाहिए कि आंध्र प्रदेश कहां लाई करता है। तो ये जो एरिया है वो आंध्रा का है। इसके ऊपर आपका उड़ीसा है, इसके साथ तेलंगाना, जो कि पहले आंध्र प्रदेश ही दिखाई देता था। तो इस एरिया में जो पूरा पाषाण के काल के अवशेष हैं वो दिखाई देंगे। उसके बाद एक वहीं पर जगह है कुरनूल, वहां पे दिखाई देंगे। कर्नाटक के हुसंगी एक जगह है, वहां दिखाई देंगे। उड़ीसा का कुलियाना एक जगह है, वहां दिखाई देंगे। राजस्थान का डीडवाना एक जगह है, वहां दिखाई देंगे। अब ये सारे के सारे पॉइंट, जैसे कि मध्य प्रदेश है, मैंने आपको बताया था जब बता रहा था, तो वहां भीमबेटका में दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दिखाई देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहां पता होनी चाहिए कि राजस्थान अगर बोल रहा है तो राजस्थान ये दिखाई देगा। मध्य प्रदेश बोल रहा है तो मध्य प्रदेश इससे लगा हुआ एरिया है, मध्य प्रदेश ये दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ इसी का एक भाग है जो कि ये दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ यहां होगा। उड़ीसा ये एरिया है जो कि आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, ये होगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो अब नया बन गया है उससे लगा हुआ एरिया है, तो यहां दिखाई देगा। ये सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब ये दिखाई दे रहा है इस फॉर्म में, तो ये जो विकास हो रहा होगा वो यही हो रहा होगा। पहले का जो एरिया है उसका स्टेट के नाम से तो होते नहीं थे, पहले तो एक एरिया हुआ करता था। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो साउथ के लोग हैं वो सबसे प्राचीन लोग हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल के जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं वो यहां दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमें मैप पता होना चाहिए कि मैप में कहां पे कौन सा जो राज्य है वो लोकेट हो रहा है और वहां से क्या रिलेशन है। अगले पॉइंट पर जब चलें तो आज जो हमारा पॉइंट रहेगा, आज की जो क्लास रहेगी, आज हम आपको पूरा पाषाण काल जिसको हम पैलोलिथिक एज बोलते हैं, फिर मध्य पाषाण काल जिसको मेसोलिथिक बोलते हैं, फिर उसके बाद नव पाषाण काल जिसको नियोलिथिक बोलते हैं, इन विषयों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जितना भी जो पुरावैदिक वेदी हैं उन लोगों ने जो बताया है कि पाषाण काल को इन तीनों भागों में बांटा गया है, ये बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है जिसके बिहाफ पे हम ये बात कर सकते हैं कि आज का जो हमारा सिनेरियो है वो किस तरीके से है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी चीजें, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें और बढ़ते हैं इस अभियान पर। अब देखिए, ये है हमारा पुरा पाषाण काल, ठीक है। अब पुरा पाषाण काल मतलब
पैलियोलिथिक एज, लिखें पैलियोलिथिक एज। अब इसमें क्या है कि आरंभ में यह माना जाता था, स्टार्टिंग में यह माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और ये सब हम मानते हैं कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो ईश्वर के द्वारा किया गया है। लेकिन वैज्ञानिकों के जो उनकी सोच है, उनकी जो स्टडी है, उसके हिसाब से ये धारणा बदली और उन्होंने पहले माना कि मानव जो है वो बंदर की तरह झुककर हाथ और पैर दोनों से चलता था। क्या कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों की जो स्टडी है उसके बिहाफ पे ये बताया गया कि मानव एक बंदर की तरह हाथ और पैर दोनों से चलता था। ये चीज दिखाई दे रही होगी। बाद में वह सीधे खड़े होकर आज हमारे शाहरुख खान जैसे चलने लगा है। अब ये शाहरुख खान मैंने यहां पे क्यों नाम डाला, क्योंकि लोग इस तरीके से शाहरुख खान स्टाइल में बन जाते हैं। अब उसी को एडवांस मैन कहते हैं। वो होंगे एडवांस मैन, लेकिन आज लोग अपने सिर्फ और सिर्फ पैरों को, जिसकी संज्ञा पैर दे दी गई है, अगर इस तरीके से चल रहे होते तो इसको पैर कह दिया होता। लेकिन ये हड्डियां मजबूत हो गई क्योंकि ये ज्यादा काम में आने लगी। अगर कोई व्यक्ति हाथ से चलने लग जाए तो उसके हाथ मजबूत हो जाते हैं। या आप देखिए, जो लोग पैर नहीं होते हैं, जिनके मे बी जो लोग पैरालाइज्ड रहते हैं, वो हाथों से जब चलते हैं तो उनके हाथ आप देखेंगे कि और लोगों से ज्यादा मजबूत होते हैं। आप उनसे हाथ से नहीं जीत सकते। तो जिस चीज का यूज आप ज्यादा करेंगे, इसीलिए लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि जो दिमाग है आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपका वो ज्यादा फ्रेश होगा। गलत कामों में लगाएंगे तो फिर गलत कामों में ज्यादा मन लगेगा। दोनों हाथों के फ्री हो जाने से वह इससे अनेक काम करने लगा। बाद में तो जो उसका दिमाग है उससे सोचने का काम भी स्टार्ट कर दिया। और आज विज्ञान हमारे सामने है, जिसपे हम लिख रहे हैं वो विज्ञान का ही एक रूप दिखाई देता है। ये पता चलता है कि जो पहले हुआ करता था आज वो नहीं है। आज कोई अगर ये कहे कि पत्थर के औजार बना के रशिया और यूक्रेन लड़ाई करें तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उसमें कोई भी पत्थर का औजार लेके लड़ने चला जाए तो क्या वो जीतेगा? फिर अगर यूक्रेन पत्थर के औजार बना ले और रशिया सामने से लड़ाई करे तो कभी जिंदगी में नहीं जीत सकता। जो चीज हो चुकी है अब उसका सिर्फ हमें ज्ञान प्राप्त करना है कि जो चीज हुई है वो कैसे हुई। ये पूरा पाषाण जो युग है उसके जो प्रमुख स्थान है वो एक मैप की फॉर्म में है। ये देखिए, ये तापी नदी दिखाई देती है, ये नासिक, ये गोदावरी, ये आपका पुणे वाला एरिया है, ये भीमा नदी है, ये दक्कन वाला एरिया है, ये कृष्णा नदी है, ये हुंसी एक एरिया पड़ता है वहां, ये कुरनूल एरिया पड़ता है, ये अंतिरक्कम जो जगह है वो दिखाई देती है, और ये कावेरी नदी का एरिया दिखाई देता है। तो इन नदियों के किनारे पे ये लोग दिखाई देंगे। ये सारी की सारी जगह दिखाई दे रही होंगी आप। इसीलिए मैंने कहा कि जो प्राचीन भारत है या जो आधुनिक भारत भी है उसमें हम सारी की सारी चीजें अगर मैप के थ्रू पढ़ें तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं उस फैक्ट्स के ऊपर जो कि आपके इस टाइम पीरियड में दिखाई देते हैं। जो आपका पाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है उसमें कुछ फैक्ट्स दिखाई देंगे जो कि हमें जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय पे आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था उस समय के जो पुरावैदिक वेदी हुआ करते थे उनके अनुसार पुरा पाषाण काल इसको नाम दिया गया।
क्योंकि पत्थरों का यूज यहां पे हो रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया है, पुरा पाषाण काल हो गया है। फिर उसके बाद यह शब्द उसके बाद ये हम देखेंगे कि ये जो प्राचीन शब्द है और पाषाण पत्थर से बना है। प्राचीन और पाषाण ये पत्थरों से बना है। यह वह काल है, ये काल कर लीजिए जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग करना सबसे ज्यादा यूज किया था। पुरातत्विक जो वेदी हैं उनके अनुसार पुरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख साल से पूर्व 12,000 साल तक मानी जाती है। और ये टाइम पीरियड अनुमानित है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये कई विचारकों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि मैं बता चुका हूं, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण काल। माना जाता है कि मनुष्य ने इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा। जब आपको ये टाइम पीरियड दिखाई दे रहा होगा कि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल तक, ये दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड इसी में हुआ, क्योंकि विकास एकदम नहीं होता है, एक टाइम पीरियड लगता है, एक बड़ा समय अंतराल लगता है उसको होने में। इस युग में मनुष्य खेती नहीं कर सकता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करता था। ये चीज मैंने आपको बता दी। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे, ये मैंने उस पिक्चर की फॉर्म में बताया था। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम में जो मानव ने सीखा वह था आग लगाना और आग का उपयोग करके विभिन्न कार्यों को करना। ये सारी की सारी चीजें मैंने उसी पिक्चर के थ्रू आपको बता दी थी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो उसको एक पिक्चर फॉर्म में पढ़ना चाहिए, जिससे हम सारी की सारी चीजें सीख सकें। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए। अब ये राख, यहां से सिर्फ राख नहीं होगी, यहां से आपके माथे का तिलक बन जाएगी। अब ये तिलक कैसे बन जाएगी राख? क्योंकि क्वेश्चन जब यूपीएससी पूछेगा कि पूरा पाषाण काल के जो अवशेष मिलते हैं राख के, वो कहां से मिलते हैं, और डायरेक्ट यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटा टॉपिक नहीं है, छोटी बात नहीं है कि जो सबसे पुरानी राख है उसके अवशेष कहां से मिलते हैं, और वो गुफाओं के नाम दे देगा। तो उन गुफाओं में एक गुफा है कुरनूल, जो कि कहां पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है, और इसी से वहां की राख के अवशेष मिले हैं। फिर पुरातत्विक जो वेदी हैं उनके हिसाब से पुणे नासिक के क्षेत्र में, कर्नाटक के हुसुंगी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की गई। इन क्षेत्रों में कई नदियां हैं, जैसे मैंने उस मैप में बताया आपको। जब मैप में मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये एरिया वही एरिया है जहां पे ये नदियां दिखाई दे रही हैं, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है, आपकी कावेरी है, ये दिखाई देगी। और आपके वो दूसरी जगह भी दिखाई देंगी जो कि इनके किनारों पे बसी हुई हैं, तो ये भी आपको दिखाई दे रही होंगी यहां से। यहां से आपको इसीलिए कहा जाता है कि चीजें एक ही स्लाइड में कवर नहीं होती, लेकिन उनका क्रम जिस तरीके से हम पढ़ें उस तरीके से वो जल्दी कवर होती हैं। तापी दिखाई देगा, गोदावरी दिखाई देगा, कृष्णा दिखाई देगा, भीमा, वर्धा, ये सारी की सारी नदी दिखाई दे रही होंगी वहां पर। इन स्थानों में चूना पत्थर से बने अनेक पुरापाषाण औजार भी मिलते हैं। अब यहां से दिखाई देगा, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि पुरापाषाण काल में किस तरीके के पत्थर के औजार दिखाई देते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के औजार इन नदियों की जो घाटियां हैं वहां से मिलते हैं। अब
नदियों के कारण इन स्थलों के जो जलवायु है उसमें नमी रहती है। यहां जो गैंडा है वो, यहां जो जंगली बैल है वो, उनके कंकाल भी मिलते हैं। और आप देखेंगे कि जब भीमबेटका की गुफाओं में चित्र मिलेंगे वो भी इन्हीं तरीके के जानवरों के चित्र होंगे। तो किसी भी चीज का होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि वहां की जो जलवायु है उसके बिहाफ पे वहां कौन से जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। अगर यही चीज कश्मीर में हो रही होती तो बर्फ के जो जानवर हैं वो दिखाई दे रहे होते। ये चीज हो रही है साउथ इंडिया वाले एरिया में, इसीलिए वहां जंगली भैंसा है, गेंडा है, इस तरीके के जानवर दिखाई दे रहे हैं और उनके कंकाल मिल रहे हैं। इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन क्षेत्रों में इस युग में आज की तुलना में अधिक वर्षा हुआ करती थी। और ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया जाता है कि जो वहां पर गैंडा है और जो जंगली बैल है उसमें नमी वाले स्थानों में रहना पसंद करते हैं। ये चीज उनकी एटीट्यूड में है कि वो उसी तरीके का एरिया पसंद करते हैं। जिस तरीके से जो हिम पांडा है वो बर्फ का एरिया पसंद करता है, उसी तरीके से जंगली भैंसा है या जो गैंडा है वो नमी वाला एरिया पसंद करते हैं। और अगर जब साउथ में बरसात ज्यादा हो रही होगी उस वक्त तो ये लोग वहां रह रहे हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का जो अंत हुआ वो होते होते जलवायु में भी परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे इस क्षेत्र का जो तापमान है वो बढ़ गया। आप ये देख रहे होंगे कि जो ये एरिया पड़ता है ये समुद्र के किनारे पड़ता है और इसी वजह से यहां पर चीजें उस तरीके की रही होंगी, ये दिखाई देगा। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था जिसका प्रमाण उन युग गुफाओं पर मिलता है जहां वो रहता था। यह चीज मैंने बताई आपको कि यहां का आदमी चित्रकारी करेगा क्योंकि इसके पास कोई ऐसा पेन पेंसिल नहीं है तो वो पत्थरों से चित्रकारी करेगा। उन्हीं गुफाओं में चित्रकारी करेगा जिस पे वो रहता है और गुफाओं की दीवारों पे करेगा। उस फोटो में मैंने ये आपको दिखाया था कि वो बच्चे या वो बुढ़े सिर्फ और सिर्फ ये मजाक नहीं कर रहे हैं, ये पूरा आपका पूरा पाषाण काल इसमें शो हो गया है। इस पूरे चित्र के बिहाफ पर हम ये बात कर सकते हैं कि हमारा पाषाण काल कैसा होता था। तो हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि हम चीजों को इजी करके पढ़ें, ना कि उसको क्लिष्ट बना दें, टफ बना दें। तो ये सारे के सारे देखिए इस शेप में ये पत्थर के औजार बना लिया करते थे। ये नुकीला हिस्सा, ये नुकीला हिस्सा, ये देखिए ये किसी को हथौड़े की तरीके से यूज करना है। ये देखिए ये जो हिस्सा है इस कोने से इस कोने से तोड़ने का, ये देखिए तो ये सारी की सारी शेप में वहां पे दिखाई देती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप, क्योंकि यही वो सारे औजार हैं जो कि खुदाई के दौरान मिले हैं। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा मध्य पाषाण युग, और मध्य पाषाण युग को बोलते हैं मेसोलिथिक एज। अभी मेसोलिथिक एज क्या होता है कि पूरा पाषाण काल का लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। उसके बाद किसके बाद? पूरा पाषाण। इसके बाद क्या आ गया? मध्य पाषाण, या जिसको हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश वाला भी शब्द आपको पता होना चाहिए, जैसा कि यहां पे दिखाई देता है, और यूपीएससी यही करेगा कि यहां पे मेसोलिथिक कर देगा,
मध्य पाषाण छोड़ देगा। अब आप वहां पे अलग कंफ्यूजन में कि ये किस समय अंतराल को कहा जा रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मेसोलिथिक एज ही क्या है, मध्य पाषाण काल है। इसके बदलते हुए युग में कई परिवर्तन हुए, और जब परिवर्तन हो रहे हैं तो वहां की जीवन शैली में भी बदलाव आएगा। वहां तापमान चेंज हो जाएगा, जैसा कि पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें, जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा। जैसा कि हम जानते हैं, एक स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फेज ए चल रहा है और उस फेज के बाद बी फेज आता है, तो ये बी फेज एकदम तत्काल नहीं आ जाता है। इस बी फेज को आने के लिए जो ए फेज है उसका कुछ एरिया कवर करना पड़ेगा, और इस बी फेज के बाद जब सी फेज आ रहा होगा तो सी में भी कुछ बी की चीजें दिखाई दे रही होंगी। तो जो ये कॉमन एरिया है वो दोनों में सेम सा ही दिखाई देगा। क्लियर? तो यहां पर तापमान में वृद्धि होती रहेगी और साथ साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आएगा। अब पशु यहां से चेंज होने लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके का क्लाइमेट वो पशु पसंद करते हैं अब वो बदल रहा है। जो वनस्पतियां उस क्लाइमेट में होंगी वो अब बदल रहे हैं। इस युग के मध्य पाषाण युग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस युग में पुरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का काल, और भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईस्वी पूर्व ही माना जाता है। वही चीज मैंने आपको अभी जस्ट बताई कि जो ये टाइम पीरियड है, अगर हम इसको पुरा पाषाण कह दें और इसको नव पाषाण बोल दें, तो ये जो एरिया है पुरा और नव के बीचों बीच है, इसलिए इसको मध्य बोल दिया गया। इसीलिए तो इसको मध्य बोला गया है। ठीक है? यह काल लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास उच्च पुरापाषाण युग का जो अंत हो जाएगा उसमें माना जाएगा। और जो ये जलवायु है वहां पे उष्ण और शुष्क हो गई है। अब जलवायु किस तरीके की हो गई है, उष्ण और शुष्क, तो इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे जो मौसमी जल स्रोत हैं वो सूख जाएंगे। वो आज के टाइम पीरियड में वही चीज दिखाई देती है कि आंध्र प्रदेश साइड में सूखा इसी वजह से ज्यादा है अब, क्योंकि ये उसी टाइम से सूखा पड़ना स्टार्ट हो चुका है वहां पर। और बहुत सारे जीव जंतु दक्षिण अथवा पूर्व की ओर प्रवास कर गए होंगे। मतलब जो दक्षिण वाला और नीचे वाला एरिया है वहां पर और पूर्व साइड में ये प्रवास कर चुके होंगे। जहां कम से कम मौसमी वर्षा के कारण लाभकारी और उपयुक्त जो घनी आबादी वनस्पति बनी रह सकती थी, ये लोग वहां जा चुके थे। जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ वनस्पति व जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों के आगे बढ़ना संभव हुआ। अब वहां पे जो क्लाइमेट कंडीशंस थी वो चेंज हुई, जो वहां की वनस्पतियां थी वो चेंज हुई, जो जीव जंतु थे वो वहां से विस्थापित होने लगे। तो इन लोगों को एरिया मिला और मैंने एक बार बंदी दिखाई थी, तो अब वो उस एरिया को कवर करेंगे। क्लियर? अब इनके फैक्ट्स के बारे में अगर हम देखें इस टाइम पीरियड के, तो तापमान में बदलाव आया, यहां पे गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने के कारण यहां पे अब देखिए जौ, गेहूं, धान जैसी फसलें उगने लगी। यहां से पता चलता है कि किस तरीके की खेती यहां पे की जा रही है। जौ, गेहूं और धान, ये तीनों कृषि की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से कृषि स्टार्ट हो चुकी है। जब इस समय के लोग घर बनाने की बात पे आएंगे तो गुफा उन्हें ज्यादा सुरक्षित लगेगी अभी भी, क्योंकि यहां पे दो तरीके के जानवर दिखाई देते हैं, जिसमें जंगली भैंसा है और गैंडा है। इसीलिए वो गुफाओं में अभी भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, वो ज्यादा घर अपना गुफाओं में बनाएंगे। गुफाओं में रहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब उन्हें मजा आ रहा है अंधेरे में,
वो इसलिए गुफाओं में रह रहे हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षित महसूस हो रहा है। पुरावैदिक जो वैदी हैं उनके अनुसार कई स्थल में से जो मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं, वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे उनको ये अवशेष मिलते हैं, जैसे कि पश्चिम मध्य भारत और मैसूर जो कि कर्नाटक का एरिया है, उनकी गुफाएं। जैसे कि हमने देखा था पुरा पाषाण काल के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहां से चीजें मिल रही थी, उसी तरीके से इनके भी कुछ जगह हैं जिसमें मैसूर का नाम स्पेशली लिखा गया है। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक हुआ करते थे और मनुष्यों ने इन पशुओं के चारा खिलाकर पालतू बनाया था। अब चारा खिला रहे हैं तो इसका मतलब कृषि करना स्टार्ट कर चुके हैं वो लोग, लेकिन मेन फोकस किस पे रहेगा? पशुपालन पर मेन फोकस रहेगा। तो पशुपालन जब मेन उनका मोटिव है, पशुपालन उनका जब मेन पैशन है, तो वो चीज वो करेंगे। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। ठीक है, इस युग के एंड में जब हम देखेंगे तो वहां पे वो खेती करते साथ साथ मछली भी पकड़ना स्टार्ट कर देगा और शहद भी जमाना स्टार्ट कर देगा। जो शहद बनाने का आज व्यवसाय इतना जोर तोर से है, तो उसकी स्टार्टिंग आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में हो चुकी है। उसके प्रिजर्वेंस वहां पे स्टार्ट हो चुका है और ये चीज हमें आज के टाइम में दिखाई दे रही है कि ये हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रही है, लेकिन ये चीज उस समय देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो मछली पकड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं, जो ये कर्नाटक वाला एरिया है, जिस एरिया में रहते हैं वो कोस्टल एरिया है। और कोस्टल एरिया में जब नदी और समुद्र का जो एरिया रहेगा, वहां मछली अपने आप ही दिखाई देंगी। अभी उनका ताल्लुक हुआ है कृषि से। दे आर नॉट अ परफेक्ट एग्रीकल्चरिस्ट। वो ऐसा नहीं है कि वो वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं उनकी तरह, जो पंजाब के किसान हैं उनकी तरह बेहतरीन खेती करते हैं। हरित क्रांति अभी कोई दूर दूर तक नहीं है। अभी कृषि का उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीखा है। तो जब वो इस चीज के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो एक शब्द होता है जिसको हम पेट कहते हैं, और पेट पालने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। तो वही काम ये व्यक्ति कर रहे होंगे और मछली पकड़ रहे होंगे, शहद जमा रहे होंगे, और सबसे बड़ी चीज, अब पशुओं का शिकार करने की जगह पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिए हैं। गाय पालना स्टार्ट कर दिए हैं, हिरन पालना स्टार्ट कर दिए हैं। ये सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो यहां से ये पता चला कि शिकार उन जंतुओं का करते थे जो ज्यादा डेंजरस हुआ करते थे, जैसे जंगली भैंसा, और उसी वजह से कहां रह रहे हैं? गुफाओं में रह रहे हैं। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। अब सबसे एंड में जो तीसरा फेज आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ए, बी और सी, जो पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और फिर नव पाषाण काल है, उसमें आप ये देखेंगे कि जहां पे दोनों चीजों का अशांति मिलेगा और यहां पे दोनों चीजों का अशांति मिलेगा। कोई भी चीज एकदम रैंडमली स्टार्ट नहीं हो जाती है। अगर मैं अपने माता पिता का बेटा हूं तो उस मुझ में कुछ ना कुछ चीजें अपनी माता की भी होंगी, अपने पिता की भी होंगी। उसी तरीके से जब ये सी नव आएगा तो ये बी से ही आगे बढ़ा है, तो इसमें सी के कैरेक्टर होंगे, लेकिन इसमें बी के भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर होंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि बी में ए के कुछ कैरेक्टर थे, तो यहां पे हम देखेंगे नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक एज। नियो का मतलब ही नया होता है।
तो मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण युग में जब मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आए। अब ये बहुत अधिक क्यों लिखा है यहां पर? क्योंकि बहुत सारी ऐसे मेजर चेंजेस होंगे जो कि आपको इस युग में दिखाई देंगे। इस युग में वह भोजन का उत्पादक हो गया। अब ये उत्पादक कैसे हो गया? क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मध्यकाल में वो गेहूं, जौ और जो धान है उसकी खेती स्टार्ट कर चुका है। जब स्टार्ट कर चुका है तो अब वो इसका उत्पादन करेगा, अब वो उत्पादक हो जाएगा। और इसके बाद जब वो दिखाई दे रही होंगी चीजें तो वो उसका फिर सेव भी करेगा। अभी पशुपालन है, बाद में वो कृषि के रूप में मेन पावर बन के रखेगा अपने आप को। तो चीजें एकदम नहीं होती हैं, वो चीजों का एक क्रम होता है, उन चीजों का कुछ ना कुछ रीजन हुआ करता है जिसकी वजह से वो चीज हो रही होती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है उसके पीछे हमेशा कारण रहेंगे। उसे कृषि पद्धति का अच्छा अब ज्ञान हो गया है। यह पाषाण युग का तीसरी और अंतिम कड़ी के रूप में देखी जाती है। मैंने आपको बताया कि पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल और सबसे एंड में आपका नव पाषाण काल। तो ये सबसे एंड में दिखाई देगी। भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू हुआ और संवत 2500 ईसा पूर्व तक ये चला। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जो डेट्स हैं उस पर इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये अनुमानित है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा एग्जैक्ट डेट बताना नामुमकिन है, क्योंकि उस वक्त कोई भी है नहीं, उस वक्त की लिपि तक नहीं पढ़ी गई है। तो अगर कोई व्यक्ति इसकी एग्जैक्ट डेट बताने का दावा करता है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुमान मतलब निवेदन है आपके से कि उसको ठीक है जान लें, उसको सीख लें, लेकिन उसमें पूर्णता ये मान लेना कि यही सही है तो ये गलत बात हो जाएगी। क्योंकि ये सारी की सारी किताबों में अनुमानित लिखा हुआ है। हर किताब में पहले ही लिखा दिया जाता है कि ये अनुमानित डेट है। और ये सारे के सारे जो आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी से हैं। तो जो एनसीईआरटी ने लिखा है वही चीज आपको यूपीएससी कहती है कि वही पढ़ना है। जो आपका सिलेबस यहाँ पे नोट्स आपको पीडीएफ वगैरह में मिल रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से बने हुए हैं। तो इस पे सवाल उठाने का मतलब मुझ पे सवाल उठाना नहीं है, ये एनसीईआरटी पे सवाल उठाना है। आप सीधे सीधे एनसीईआरटी को एक पत्र लिखिएगा कि आपने डेट गलत लिखी हुई है। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो गया। अब वो दिमाग से ज्यादा काम करेगा, वो औजारों का विकास करेगा। अब वो जो पत्थर से आग लगाना स्टार्ट कर चुका है अब उस आग का भी यूज करेगा। वह अपने बौद्धिक विकास, अनुभव, परंपरा, स्मृति, स्मृति मतलब होता है आपकी जो याददाश्त है, आपकी जो बातें हो चुकी हैं उसको रिकॉल कितना कर पा रहा है, उसका लाभ उठाकर अपने पूर्व काल का मतलब होता है जो पास्ट में हो चुकी हैं चीजें, उसमें औजारों व हथियारों को काफी सुधार लेके आएगा। अब यहां पे जो हथियार होंगे वो पहले अगर इस तरीके के हुआ करते थे अब वो बहुत ज्यादा नुकीले हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये देखिए, अब ये व्यक्ति जो ये छाल वाल पहन के स्मार्टी बन के घूम रहा है टार्जन की तरह, वो एकदम नहीं हुआ है। उसका एक क्रम रहा है, उस तरीके से वो ये स्मार्टी बन के घूम रहा है। और ये उस समय का शाहरुख खान है, ये मान लीजिए, ये उस समय का शाहरुख खान है। अगर इतना स्मार्ट बन के देखिए, तीर कमान ये सब कुछ लेके घूम रहा है। और ये जो इसके पास हथियार है वो सबसे एडवांस वर्जन ही दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकीला है। आप दिखाई देगा आप ये जो आग की फॉर्म में, इसीलिए मैंने बोला था कि किसी भी टॉपिक का जो थंबनेल रहता है वो आपको आधे से ज्यादा कहानी बता चुका होता है कि हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आग है, छाल है, गले में हड्डियों की माल है। देखिए कितना राइमिंग बन गया, आग है, छाल है, गले में हड्डियों की माल है।
अद्भुत राइमिंग। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये देखिए, बना रहा है, कुल्हाड़ी बना रहा है, तो हर पिक्चर कुछ ना कुछ अपने आप में बयां करती है। ठीक। फिर दक्षिण भारत में और पूर्व भारत में, अब पूर्व भारत कौन सा हुआ? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, दक्षिण भारत ये वाला एरिया हुआ नीचे वाला, और पूर्व भारत इधर हुआ, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक इसी एरिया में दिखाई दे रही हैं। इसीलिए हम दक्षिण भारत के लोगों को रियल इंडियन मानते हैं, क्योंकि वो सबसे पुराने हैं। हम नॉर्थ इंडियन को मेन इंडियन इसीलिए नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं वो दिखाई दे रहा है इतिहास में, दक्षिण भारत में दिखाई दे रहे हैं। ये चीज हमें बहुत फोकस्ड रखनी है अपनी चीजों में। उसके बाद अनेक स्थलों पे इसकी संस्कृति, उसके साक्ष्य मिलते हैं। अब इस पूरे दक्षिण भारत में जो गोदावरी नदी का एरिया है, उसमें दक्षिण के जो पूरा एरिया दिखाई देगा, जहां पे गोदावरी नदी दिखाई दे रही होगी, वहां पे इसके साक्ष्य मिले हैं। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट, अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, ग्रेनाइट की पहाड़ियों अथवा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित करना स्टार्ट कर दी, और पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घग्गर नदी के डेल्टाओं में मानव रहने लगा। अब ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि गोदावरी नदी के जो बेसिन है वहां पे बस्तियां बनाना स्टार्ट कर दी, और हम ये कह रहे हैं कि गंगा नदी, क्योंकि इधर सोन दिखाई देगी, इधर गंडक दिखाई देगी, तो हम ये कह रहे हैं कि गंगा नदी और गोदावरी, इनके किनारों पे नई नई बस्तियां बनेंगी। जैसा कि मैंने इस पिक्चर में बताया था कि ये बाढ़ बनाना स्टार्ट कर चुका है। पहले गुफा में रह रहा है, लेकिन गुफा से निकल के अब घर जब बनाएगा तो बाढ़ बनाएगा उस घर की। ठीक है, तो उस घर की जब वो बाढ़ बना रहा होगा, तो वो बाढ़ इसी एरिया में जब बस्तियां बनाएगा तब बनाएगा। तो हर पिक्चर कुछ ना कुछ बोलती है, सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है कि वो क्या कह रही है। ठीक है, तो फिर यहां से जब ये चीजें निकल के आई कि हम क्या क्या पढ़ चुके, क्या क्या सीख चुके, अब ये जो एरिया है वो देख लेते हैं। ये वुर्जहोम आपको पता ही होगा, कश्मीर में पड़ता है। हुलडीहा, चिरांद, मेहनगढ़, पय्यमपल्ली, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो नव पाषाण काल में खोजे गए स्थल हुए। तो ये आपको मैप पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज इतिहास में जो जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे होंगे तब आप वहां पे देखेंगे कि 1 से 2 से 3 से लेकर 4 तक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे मैप से आते हैं। वहां पे आपको कुछ पॉइंट दे देगा, यहां पे वुर्जहोम ना लिखकर सीधे एक गोला बना देगा, यहां पे एक गोला बना देगा, और यहां एक गोला बना देगा, यहां गोला बना देगा। अब आपसे सीधे सीधे कह देगा कि नव पाषाण काल में खोजे गए इन 4 स्थलों के नाम लिखे और इनकी विशेषता बताएं। वो आप बताना स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि आप विशेषता बताने में तो माहिर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक बढ़िया चीज तभी आ सकती है जब आप उसको लाना चाहें। ठीक है, अभी कुछ जल्दी जल्दी फैक्ट्स खत्म कर लेते हैं। उसे पता लगा कि जब बीज से वनस्पति बनता है तो वह बीज बोने लगा। बीज बोने लगा मतलब कृषि करने लगा, क्योंकि पहला जो है वो तो आप समझ ही रहे हैं, वो सीधे वनस्पति से फल आता है, खा लेता है, मांस सीधे शिकार करता है, खा लेता है।
लेकिन जब वो खा गया, उसके बाद जब वो फ्रेश हुआ और उस फ्रेश होने के बाद वही चीज फिर से उग आई, उसे तब तक नहीं पता है, लेकिन जब वो दिमाग लगाना स्टार्ट कर चुका है कि ये पेड़ गिरता है यहां, ये सड़ जाता है जब अगर मैं नहीं खाता हूं, और इसी सड़ने के बाद ये फिर से उगाता है, ये चीज दिखाई देने लगी है उसे। बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना भी स्टार्ट कर दिया। जब उसने देखा कि वो बीज गिर गया, उस पर बारिश गिरी और पेड़ जल्दी हुआ, तो इसका मतलब पानी की आवश्यकता है, और इसी वजह से पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो नदी के मुहाने पे रह रहा है, किनारों पे रह रहा है। वह अनाज के पकने और उसकी कटाई, उसके भंडारण तक सीख गया। जब किसी के पास 10 रुपए हैं तो 10 रुपए जल्दी खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी को 10 लाख मिल जाए तो वो जल्दी खर्च नहीं होंगे, वो भंडार करेगा उसका। उसी तरीके से जब वो कृषि करने लग जाएगा तो भंडारण करने लगा। नव पाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों हो गया। अब कृषि करेगा, उस कृषि का जो यूज अपने लिए कर सकता है वो अपने लिए करेगा और बाकी खिला देगा, और जानवर से दूध वगैरह पाएगा, जानवर को अपनी सुरक्षा में रखेगा। कई स्थलों पे इस युग के अनाज के दाने मिले हैं। इन दानों से पता लगता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। जैसे उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, जैसे मैंने आपको अभी उस मैप में बताया कि पाकिस्तान में जो पड़ता है, गुफकराल, बुर्जहोम कश्मीर में जो पड़ते हैं, कुलडीहा, महागढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है। इसीलिए आपको मैंने बताया कि मैप पता होना चाहिए। हल्लूर और पय्यमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में, गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना, ये सारी की सारी चीजों के फसल के प्रमाण मिल रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन उठेगा कि कौन कौन सी फसल मिली है, तो ये फसल आपको पता होनी चाहिए। ये सातों फसल आपके दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए। गेहूं, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना, हरा चना, ये सब पता होना चाहिए। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना स्टार्ट कर देगा। कहीं कहीं झोपड़ियां और घरों के घेरे भी बनाएगा। देखिए घेरे वाली बात आ गई। अब इससे पहले चालवासी जीवन है उसका, कि आज बारिश यहां हुई तो दूसरी गुफा में चलो, लेकिन अब कृषि खेत बना चुका है। अब आप अपने घर के खेत छोड़ के थोड़े चले जाओगे, तो वही स्टेबल हो जाओगे। इसी वजह से जीवन स्टार्ट हुआ एक जगह पर। वुड्स होम में गड्ढों के घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे घर का गर्तवास का नाम दिया गया। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि गर्तवास क्या होते थे, और डायरेक्ट पूछेगा, और इसका ताल्लुक कहां से है। तो गर्तवास का मतलब होता है गड्ढे के घरों में रहना, और ये वुड्स होम में जो कि कश्मीर है, क्योंकि वहां बर्फ पड़ रही है। मजे के लिए थोड़े गड्ढा खोदेगा, उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत यह है कि वहां पे बर्फ है, इस वजह से उसको यहां रहना है। मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो कि चौकोर और आयताकार हैं। अब घर किस तरीके के हैं? चौकोर हैं और आयताकार हैं। नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। परिवारों के समूह ना तो जनजाति को, जो जनजाति है उनको जन्म दिया, और जो जन्म जाति है उसके सदस्यों में आयु, बुद्धिमत्ता, ये सारी की सारी चीजें अब दिखाई देने लगेंगी। और अगर मैं अपने भाई से बड़ा हूं तो मुझे बड़ा दर्जा दे दिया जाएगा, ये चीज यहां से दिखाई देने लग जाएगी। ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष को जनजाति का सरदार बनाया जाता था। अब देखिए यहां से मैंने सीधे सीधे बात अभी बोली कि जो बड़ा होगा और जो पावरफुल होगा, जो जीत लेगा, वही यहां से राजा वाली कॉन्सेप्ट निकलने आने लगी। राजा एक तरीके से सरदार ही है, और यहां वो सरदार जी नहीं है जो पगड़ी बांधते हैं। यहां सरदार का मतलब होता है कबीले का प्रमुख। ये वो मत तो सोचने लग जाएगा पगड़ी बांधने लग जाएगा। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति, परंपराएं होती थी, भाषा, संगीत, चित्रकारी, ये सारी की सारी चीजें वहां पे इनकी संस्कृति को बताती हैं।
ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि चीजें किस तरीके से हम सीखे और आज की डेट में हम कहां तक पहुंचे। इससे आगे की जो भी क्लास की स्लाइड्स हैं अब हम सिर्फ और सिर्फ पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं और खत्म करते हैं। ये कुछ औजार हैं जो कि नुकीले होते जा रहे हैं और एंड में आके देखिए एकदम चाकू से भी नुकीला है। फिर हम देखेंगे कि ये जो पहले व्यक्ति था, नंगा था, जैसे मैंने बताया कि वो हमारा शाहरुख खान है। इस तरीके से जब वो फेमस हो जाएंगे अपने शिकार करने की पद्धति में, तो ये नुकीला हथियार लेके शिकार करेंगे। ये गुफाओं में रह रहे हैं, इनके बच्चे हैं, ये बूढ़े हैं तो बूढ़ों को घर में रखा जाएगा। जो जवान बच्चे हैं, पावरफुल बच्चे हैं, वो प्रमुख हो जाएंगे। ये शाहरुख खान के साथ उनकी जो भी हैं वो, ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो ये दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसा मैं बता रहा था आपको, किस तरीके से लोग रहते थे, कौन से जानवर थे, किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे, किस तरीके की चित्रें मिले वहां पर, सारी की सारी चीजें आप देखेंगे। जैसे ज्वेलरी मैंने बताया कि गले में माला, वो सब दिखाई दे रहा होगा। ये अब आगे देखा जाएगा जब दूसरी क्लास होगी हमारी। तो अब यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जिस तरीके से इन लोगों ने अपना विकास किया है उसी तरीके से अपना विकास भी आप घर पे रह के कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पूर्वज उस एज में से आके हमको यहां तक ला सकते हैं, तो हम अपने भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको कहां तक ले जा सकते हैं, ये सोचकर आप खुश होइए कि हमें इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वजों ने दे दी है। तो उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, पढ़ें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।